गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास की वीडियो में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी लिमिटेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक सहसंयोजक बंध में दिशात्मक अभिलक्षण, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर डिस्कस करूंगा। सहसंयोजक बंध का सामर्थ्य परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करता है। यानी सहसंयोजक बंध का सामर्थ्य जो है, उसकी मजबूती है एक तरह से, तो वो परमाणु कक्षक जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी ओवरलैपिंग की सीमा पर निर्भर करेगा। जितना अधिक अतिव्यापन होगा, बंध उतना ही मजबूत होगा। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, वो बनने वाला बॉन्ड है उतना ही अधिक मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। इस प्रकार अधिकतम अतिव्यापन की दिशा ही बंध की दिशा होती है। यानी जिस दिशा के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अतिव्यापन होता है, वही दिशा बंध की दिशा होगी। अतः सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है। इस कारण से यहाँ पे जो सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, वो डायरेक्शनल होते हैं। इसी दिशात्मकता के कारण ही सहसंयोजक यौगिक कई तरह की ज्यामितीय संरचना तथा आकार दर्शाते हैं। यानी ये दिशात्मकता का जो गुण है सहसंयोजक बंध में पाया जाता है, और जिसके कारण यहाँ पे सहसंयोजक जो यौगिक है वो कई तरह की यहाँ पे ज्यामितीय संरचना और आकार दर्शाते हैं। अतः किसी बंधन की दिशा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की दिशात्मकता पर निर्भर करती है। बंध किस दिशा के अंदर होगा, बंध की दिशा क्या होगी, तो वो बंध में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी दिशात्मकता के ऊपर निर्भर करती है। दिशात्मकता के आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। यानी कि डायरेक्शनल कैरेक्टर के आधार पर यहाँ पे सहसंयोजक जो बॉन्ड है उनको दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? दो परमाणुीय कक्षकों के समक्ष जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके समक्ष यानी कोएक्सियल अर्थात एक ही अक्ष पर अतिव्यापन से बनता है। यहाँ समक्ष अतिव्यापन क्या है? तो एक अक्ष के ऊपर ही दो परमाणु के कक्षकों का अतिव्यापन, यानी शीर्ष टू शीर्ष, हेड टू हेड। किसी परमाणु कक्ष एक का दूसरे परमाणु कक्ष के साथ में जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर एक ही अक्ष के ऊपर होगी। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को यहाँ पे समक्ष अतिव्यापन कहते हैं। और किन्हीं दो कक्षकों का उनके अक्ष पर अतिव्यापन अधिकतम होता है, और जब दो कक्षक एक अक्ष के ऊपर अतिव्यापन करते हैं तो वो अतिव्यापन अधिकतम होता है। और जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए यहाँ पे सिग्मा बंध होता है वो प्रबल बंध होता है, स्ट्रांग होता है। सिग्मा बंध निर्माण निम्न अतिव्यापनों से संभव है। कौन कौन सी ओवरलैपिंग है उनके द्वारा ये हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट है एस अतिव्यापन। एस ओवरलैपिंग में क्या होगा? यानी कि एक परमाणु जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी एस ऑर्बिटल होगा, और दूसरे वाले परमाणु का भी जो ऑर्बिटल है वो भी एस ही होगा। और दोनों के बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तो ऐसे ओवरलैपिंग को एस ओवरलैपिंग कहेंगे। क्योंकि एस कक्षक गोलाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और गोलाकार होने के कारण दिशात्मक नहीं होते हैं। गोलाकार होने के कारण यहाँ पे ये एस जो ऑर्बिटल है वो दिशात्मक नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये इसकी एस जो ऑर्बिटल है वो इस टाइप से गोलाकार आकृति में दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s परमाणु कक्षक है, तो गोलाकार होंगे तो यहाँ पर इसकी कोई एक फिक्स दिशा नहीं है, डायरेक्शन पे नहीं है कि उस पर अतिव्यापन अधिकतम होता।
यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है, इसमें किसी भी डायरेक्शन में आएगा तो ओवरलैपिंग है वो समान ही होगी, कोई एक दिशा के अंदर इसके लोब्स जो है पाली वो नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये गोलाकार आकृति होने के कारण एस ऑर्बिटल के अंदर अतिव्यापन होता है वो सब दिशाओं के अंदर समान रूप से होता है। अतः एस एस अतिव्यापन से बना बंध दिशाहीन होने के कारण नॉन डायरेक्शनल होता है और इस कारण से ये तुलनात्मक रूप से दुर्बल होता है। इन एस एस अतिव्यापन से बना हुआ जो बॉन्ड है वो तुलनात्मक रूप से दूसरे अतिव्यापनों से बने हुए बॉन्ड की तुलना में थोड़ा दुर्बल होता है। और इसके पीछे यहाँ पे रीजन यही है कि यहाँ ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का भी एस ऑर्बिटल और आपस में ओवरलैपिंग के फलस्वरूप एस एस अतिव्यापन से निर्मित है ये हाइड्रोजन अणु, और जिसमें 1s ऑर्बिटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे जो सेकंड टाइप का जो ओवरलैपिंग है वो है sp अतिव्यापन, sp ओवरलैपिंग, यानी कि यहाँ पे एक परमाणु का s ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का p ऑर्बिटल, उनके बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तो इस प्रकार के ओवरलैपिंग को यहाँ पर sp ओवरलैपिंग कहते हैं। तीन प्रकार के p कक्षक अपने अपने अक्ष पर, यानी अपने अपने अक्ष की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे p x है तो x अक्ष के ऊपर, p y है तो y अक्ष के ऊपर और p z है तो वो z अक्ष के ऊपर, अपने अपने अक्ष पर प्रबल सिग्मा बंध बनाते हैं। यदि उनकी अपने ही अक्ष के ऊपर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बंध बनता है। चूंकि एस कक्षक दिशाहीन होते हैं, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, sp, तो एक तो s है दूसरा p है, तो s होगा वो तो दिशाहीन होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, परंतु p कक्षकों के दिशात्मक होने के कारण p कक्षक होंगे वो डायरेक्शनल होंगे और दिशात्मक होंगे। यानी p कक्षक जो px है तो वहां x अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, py है तो y अक्ष पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसी प्रकार यदि pz है तो z अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे अपन के लोब्स होती है, पालियां होती है, वो z अक्ष के ऊपर मानते हैं और x वाले को x अक्ष के ऊपर मानते हैं और y वाले को y अक्ष के ऊपर मानते हैं। इसलिए ये डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे p कक्षकों के दिशात्मक होने के कारण sp जो अतिव्यापन से बना हुआ जो सिग्मा बंध है, sp अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध है वो ss अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध से अधिक प्रबल होता है। यानी जो फर्स्ट वाला जो ss अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध है उसकी तुलना में यहाँ पे sp से बना हुआ सिग्मा बंध अधिक स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा होगा, हाइड्रोजन का 1s परमाणु कक्षक जो है, 1s है तो s ऑर्बिटल ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे जैसे फ्लोरीन का 2pz परमाणु कक्षक है, ये pz परमाणु कक्षक है, z डायरेक्शन में इसके लोब है, और अब यहाँ पे इसका z अक्ष के ऊपर इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो इसका ये जो लोब है और यहाँ पे ये s कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ पे इस प्रकार से sp यहाँ पे ओवरलैपिंग से सिग्मा बंध बनता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बना हुआ सिग्मा बंध दर्शाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे PP और समाक्षीय अतिव्यापन है, PP है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। PP दो टाइप की होती है, एक तो कोलेटरल और कोएक्सियल। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वो है समाक्षीय अतिव्यापन PP के बीच में, यानी एक ऑर्बिटल्स हैं, एक जो परमाणु कक्षक बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी p ऑर्बिटल होगा और दूसरा होगा वो भी p ऑर्बिटल ही होगा, और उनके बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तो वो PP ओवरलैपिंग कहलाती है। और यदि वही एक उसी अक्ष के ऊपर होती है, जिस अक्ष यानी px है ऑर्बिटल तो x अक्ष के ऊपर py है तो दूसरे वाला भी py होगा, और p और y अक्ष के ऊपर ओवरलैपिंग हो, और यदि pz है और दूसरा भी pz है और उनके बीच में ओवरलैपिंग है वो z एक्सिस के ऊपर हो, तो उस स्थिति के अंदर उसको अपन कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे, और इससे बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे।
एक पी कक्षक अन्य उसी अक्ष के, यानी सेम अक्ष होना चाहिए कि पी कक्ष के साथ में अतिव्यापन कर प्रबल सिग्मा बंध बनाते हैं। यहाँ तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो पी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल है, दिशात्मक है। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करने वाले पी ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों यहाँ पे डायरेक्शनल होने के कारण इन बनने वाला जो सिग्मा बंध है वो अधिक स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पे पी एक्स से, पी वाई से और पी जेड से। इस प्रकार का सिग्मा बंध उपरोक्त दोनों प्रकार के अतिव्यापन से बने बंध से प्रबल होता है। इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो उपरोक्त दोनों ही जो एस अतिव्यापन से और एसपी अतिव्यापन से बने हुए बॉन्ड की तुलना में स्ट्रांग होगा। फ्लोरीन परमाणु का यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे रखे हैं। फ्लोरीन जो अणु बन रहा है उसमें एक फ्लोरीन परमाणु का 2pZ कक्षक और दूसरे फ्लोरीन परमाणु का 2pZ कक्षक, और कौन से अक्ष के ऊपर है? जेड, दोनों ही जेड है तो जेड एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप ये पी अतिव्यापन और समकक्ष अतिव्यापन, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरे टाइप का ओवरलैपिंग थी। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्मा बंध बनने की फोर्थ टाइप की जो ओवरलैपिंग है उसमें है संकृत कक्षकों के साथ में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में अथवा शुद्ध कक्षकों के साथ में अतिव्यापन। ओवरलैपिंग यहाँ पे या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो प्योर ऑर्बिटल के साथ में, शुद्ध कक्षकों के साथ में ओवरलैपिंग होती है, तो उसके फलस्वरूप सिग्मा बंध बनते हैं। संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो भी डायरेक्शनल होते हैं, और इनकी दिशा संकरण पर निर्भर करती, कौन सा संकरण होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, तो उन ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन क्या होगी। अतः इस प्रकार के अतिव्यापन से बने सिग्मा बंध भी प्रबल होते हैं। दिशात्मक होगा तो उनसे बनने वाले सिग्मा बंध प्रबल होते हैं। जैसे sp3 यहाँ पे एक ऑर्बिटल है वो sp3 संकृत है और दूसरा ऑर्बिटल वो भी sp3 संकृत है, यानी दोनों संकृत ऑर्बिटलों के बीच में है। इसी प्रकार sp2 यानी कि एक ऑर्बिटल है वो sp2 संकृत है और दूसरा है वो sp2 संकृत है, उनके बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तो उनसे भी सिग्मा बंध बनता है। या फिर sp3 संकृत और s ऑर्बिटल के साथ में, s तो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल है और sp3 वो संकृत ऑर्बिटल है, और उनके बीच में ओवरलैपिंग से भी यहाँ पे सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार के जैसे sp2 संकृत कक्षक और s जो प्योर ऑर्बिटल उसके बीच में भी ओवरलैपिंग होगा तो उससे भी सिग्मा बंध बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे सिग्मा बंध बनता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आगे पाई बंध। पाई बंध क्या होता है? तो पाई बंध के अंदर दो पी कक्षकों के समपार्श्विक यानी कोलेटरल अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। द्वि या त्रिबंध में पहला बंध जो होगा वो सिग्मा बंध होगा, यानी दो एटम्स होंगे, दो परमाणुओं के बीच में दो बंध बन रहे हैं या तीन बंध बन रहे हैं, तो उसमें पहला बंध बनता है वो हमेशा सिग्मा बंध होता है, जबकि दूसरा और तीसरा जो बंध बनता है वो पाई बंध बनता है। क्योंकि पाई बंध अक्षीय दिशा में अतिव्यापन से नहीं बनता है, पाई बंध बनता है वो जैसे यहाँ पे ये देखो पी वाई कक्षक है और ये भी पी वाई कक्षक है, इनका जो नाभिकीय अक्ष है वो है यहाँ पे पी जेड जो है, लेकिन इनकी ओवरलैपिंग है वो पी जेड के ऊपर इनके कक्षक नहीं है, इनके जो लोब्स हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये आपस में जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो हेड टू हेड नहीं कर रहे हैं, शीर्ष से शीर्ष अतिव्यापन नहीं होता है, यहाँ समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और इस प्रकार से ये समपार्श्विक अतिव्यापन को दर्शाया गया है, और इससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, अतिव्यापन होता है। और अक्षीय अतिव्यापन अक्षीय दिशा में अतिव्यापन नहीं बनता, अतः इसमें कक्षकों का अतिव्यापन कम होता है, यानी एक अक्ष के ऊपर अतिव्यापन होता है वो अधिक अतिव्यापन होता है ओवरलैपिंग, और जो अक्ष के ऊपर अतिव्यापन यहाँ नहीं हो रहा है
साइड वाइज ओवरलैपिंग होती हैं और ये कम होती है ओवरलैपिंग, इसलिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। और पाई बॉन्ड में आप देख रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर जो एक्सिस है, आणविक की जो अक्ष है, वो यहाँ पे Z अक्ष को माना गया है और इस अक्ष के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो यहाँ पे न्यूनतम यानी 0 के बराबर होती है, इसलिए इसको नोडल तल कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी आणविक अक्ष के अंदर यहाँ पे 0 होती है, किसके अंदर? पाई बॉन्ड के अंदर। लेकिन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे तो वहां पे ओवरलैपिंग होती है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर ही होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले की पॉसिबिलिटी है वो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर अधिकतम होती है। ये यहाँ पे दो प्रकार के बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। नेक्स्ट इसके बीच में अपन अंतर के ऊपर आपस में डिफरेंस क्या है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सिग्मा तथा पाई बंध में मुख्यतः निम्नलिखित अंतर होते हैं। सिग्मा बंध की बात करते हैं, जब परमाणुीय कक्षक आणविक अक्ष के सापेक्ष शीर्ष से शीर्ष दिशा में अतिव्यापन होता है तो इस अतिव्यापन समक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर हेड टू हेड डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और इस प्रकार की ओवरलैपिंग होगी वो कोएक्सियल यानी समक्ष अतिव्यापन कहलाता है। लेकिन पाई बंध के अंदर जब पी परमाणुीय कक्षक हैं और ये आणविक अक्ष के लंबवत, जो आणविक अक्ष है यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके लंबवत दिशा के अंदर समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो इस समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आणविक अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन अधिकतम होता है, यानी जो ऑर्बिटल है उनका मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है वो अधिकतम होती है और इसी कारण से यहाँ पे सिग्मा बंध होता है वो अधिक मजबूत यानी अधिक स्ट्रांग होता है। समक्ष अतिव्यापन की तुलना में जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है उसकी तुलना में कोलेटरल ओवरलैपिंग है वो कम होता है और यही कारण है कि सिग्मा बंध की अपेक्षा पाई बंध होता है वो वीक होता है। सिग्मा बंध में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पर ही ओवरलैपिंग होती है तो वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले की संभावना है वो पॉसिबिलिटी अधिकतम होगी और इसलिए यहाँ पे सिग्मा बंध है वो बेलनाकार सममिति यानी सिलेंडरिकल सिमेट्री के होते हैं। लेकिन पाई बंध में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो लगभग 0 होती है। अभी मैंने उसकी दिखाया था डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर आणविक अक्ष के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 के आसपास होती है। तो इसलिए यहाँ पे पाई बंध में आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है, ये नोडल प्लेन की भांति होता है। या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो 0 होती है। ये कुछ अंतर। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ जो है डिफरेंस इनके बीच में सिग्मा बंध होते हैं। सिग्मा बंध पर दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन संभव है। सिग्मा बंध होगा तो वहां दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन है, जो फ्री रोटेशन है वो हो सकता है, संभव होता है। लेकिन पाई बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। पाई बंध जब होगा दो परमाणुओं के बीच में तो वहां पर फ्री रोटेशन नहीं होता है और यही कारण है कि पाई बंध रखने वाले जो कार्बनिक अणु है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे कई प्रकार के, जिसके बीच में आपस में परमाणुओं के बीच में पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो उन कार्बनिक अणुओं में ज्यामितीय समावयता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है। वो ज्यामितीय समावयता दर्शाते हैं। ज्यामितीय समावयता दर्शाने के लिए जो शर्तें हैं उस शर्तों के अंदर पहली शर्त होती है कि दो परमाणुओं के बीच में फ्री रोटेशन यानी मुक्त घूर्णन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, यानी कि सिग्मा बंध दो परमाणुओं के बीच में अकेला ही रह सकता है। तो अपन कहते ही हैं
के दो परमाणुओं के बीच में जो पहला बंध बनता है वो सिग्मा बंध ही बनता है, और जिन परमाणुओं के बीच में एक ही बंध है, एक बॉन्ड ही है, तो वो तो सिग्मा बंध ही है। अतः किसी अणु में सभी बंध सिग्मा बंध हो सकते हैं। कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर यदि सिंगल बॉन्ड है सब के सब, तो वो सिग्मा बंध हो सकते हैं। इसलिए सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ बनता है, अकेला पाई बंध का अस्तित्व नहीं है। अतः पाई बंध के लिए अणु में एक सिग्मा बंध होना आवश्यक होता है, यानी पहला जो बंध बनेगा वो सिग्मा ही होगा, नेक्स्ट जो बनेगा वो पाई बंध होगा। इसलिए पाई बंध बनने के लिए सिग्मा बंध होना आवश्यक होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बंध होगा तो ही उसके अंदर पाई बंध बनेगा। अकेले पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व किसी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता। उदाहरण की बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल, तो SS जो अतिव्यापन है आपने अभी पढ़ा था, SP अतिव्यापन है, या फिर PZ अतिव्यापन यदि Z अक्ष आणविक अक्ष हो। जो मॉलिक्यूलर जो एक्सिस है वो यहाँ पे Z एक्सिस हो, तो उसी स्थिति के अंदर PZ जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी और इससे यहाँ पे सिग्मा बंध बनता है। तो ये जो है SS है या SP है, PP के अंदर ही कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, इससे यहाँ पे सिग्मा बंध बनता है। और एग्जाम्पल पाई बॉन्ड की करते हैं, तो यहाँ पर PX और PX के बीच में, PY और PY के बीच में ओवरलैपिंग हो, और ये कब, जब Z अक्ष वो आणविक अक्ष हो। Z अक्ष को आणविक अक्ष माना गया है, और उस स्थिति के अंदर PX और PX के बीच में और PY और PY के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो उससे भी पाई बंध बनता है। इस प्रकार आज ये टॉपिक सहसंयोजक बंध के अंदर दिशात्मक अभिलक्षण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।